शादी की थकान और भागदौड़ की वजह से अजीत और उसकी पत्नी साधना बहुत थक चुके थे। लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने की सूचना मिलते ही मन थोड़ा हल्का हुआ। पिछले 2 दिनों में तेजी से घटे घटनाक्रम ने साधना को ज्यादा समझने का मौका ही नहीं दिया था। अजीत को आंखें बंद किए बैठे देख वह भी अपनी सीट पर सिर पीछे टिकाकर शीशे से बाहर बादलों को देखने लगी। पर हवा की तेजी से भी तेज विचारों के पंछी कब उसे अपने साथ उड़ाते अतीत की ओर ले चले उसे पता ही नहीं चला। एक कस्बे में अपनी माँ लक्ष्मी व अपनी छोटी बहन पाखी के साथ रहते उसका बचपन युवा अवस्था में ही बदला था। जब उसके पिता कुछ लोगों के साथ खाड़ी देशों में कारपेंटर की नौकरी करने गए थे। बेरोजगार गरीब लोगों ने ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में अपनी जमीन जायदाद या पत्नी के गहने बेचकर किसी तरह दलाल की मांगी हुई पूरी रकम एडवांस में जमा कराई। तब उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा मिला। विदेश यात्रा के बीच में ही एक जगह पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अब इसके आगे वे सब सीधे रास्ते ना जाकर समुद्र के रास्ते एक केबिन में छिपा कर पहुँचाए जाएंगे। उन सबको केबिन में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर जहाज चल दिया और वह दलाल वहीं से वापस हो लिया था। पर असंवैधानिक तरीके से देश की सीमा में प्रवेश करते वक्त चेकिंग के समय वे दूसरे लोगों के साथ ही पकड़ लिए गए। कुछ दिनों तक वहाँ की जेल में उनके पत्र भी आते रहे। हर पत्र में वहाँ की सजाएं व किस तरह वहाँ से छुड़ाए जाने की अपील होती थी। पर अचानक ही पत्र आने बंद हो गए थे। कोई कहता उन लोगों को कहीं और ले जाकर नज़रबंद कर दिया गया है। कोई कहता वहाँ की सरकार ऐसे कैदियों को जिंदा ही नहीं छोड़ती है। विदेश गए लोगों के परिजन शुरू में पुलिस में शिकायत करने भी गए, परंतु बिना रिश्वत लिए कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तब से लक्ष्मी ने ही एक प्राइमरी स्कूल में जॉब करके किसी तरह घर को संभाला था। अपने पैरों पर खड़ा होने लायक शिक्षा प्राप्त करते ही साधना भी नौकरी के लिए आवेदन भेजने लगी थी। कई जगहों पर योग्य होते हुए भी सिफारिश के अभाव से उसे नौकरी नहीं मिल सकी, जिससे उसमें निराशा व कुंठा घर करने लगी थी। उन्हीं दिनों देहरादून के एक ऑफिस से नौकरी का नियुक्ति पत्र आया। शायद उसे अजीत से मिलाने के लिए ही था। पहले तो लक्ष्मी बेटी को नौकरी करने अकेले दूसरे शहर भेजने को तैयार नहीं थी, पर साधना की अपील व घर की डावाडोल आर्थिक स्थिति उसे अपने फैसले पर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकी। लक्ष्मी ने बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। देहरादून पहुंचकर अपने ऑफिस में ड्यूटी ज्वाइन करके साधना बहुत खुश थी। ऑफिस के पास ही बने महिला हॉस्टल में उसने एक कमरा ले लिया था। उसी की रूम पार्टनर रानू मॉडर्न युवती थी, जो कस्बे से आई साधना को देखकर अपनी नाखुशी छिपा ना सकी थी। कुछ दिनों के अबोले के बाद आखिर उसने ही पहल करते हुए साधना से बातचीत शुरू कर दी। वह भी उसी ऑफिस में काम करती थी। माँ की बंदिशों से दूर, हर फैसला लेने को आज़ाद, जल्द हर सुख सुविधा पा लेने की ललक और साथ ही 24 घंटे रानू जैसी तेज तर्रार युवती का साथ साधना की जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए काफ़ी थे। साधना एक निचले परिवार से जीवन का सफ़र शुरू करके मेहनत व लगन से सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए इस जीवन शैली में पहुंची थी। पैसों की तंगी के चलते अभी तक जो चीज़ें उसे चांद छूने के समान लगती थी, पैसा हाथ में आते ही अब सुलभ हो गई थी। सारी तनख्वाह वह अपने शौक पूरे करने में ही खर्च कर दी थी। जल्द ही वह ग्रामीण शैली छोड़ मॉडर्न तौर तरीके अपनाने लगी। जैसे नया पैसा वाला फिजूल खर्ची को ही अपना शान समझ बैठता है, कुछ उसी मानसिकता से साधना भी गुजर रही थी। इन बदलाव का श्रेय वह रानू को देते नहीं थकती थी, जो समय समय पर उसे आधुनिक चाल चलन से दो चार कराकर बदलने को प्रेरित करती थी। विदेशों में रानू के डैडी का खिलौनों का व्यापार और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक देश से दूसरे देश घूमते रहते उसके भाई का हर माह उसे एक मोटी रकम खर्च करने के लिए भेजना साधना को उससे ईर्ष्यालु बना देता। ऐसे में उसे अपनी गरीबी पर कोफ्त होती। पर इतने अमीर घर की रानू जब उसे ही अपनी सबसे प्यारी सहेली कहती तो साधना को खुद पर फक्र होता। साधना अपनी नई दुनिया में इतना रम गई थी कि माँ के भेजे पत्रों का जवाब देने का भी उसे ख्याल न रहा। 1-2 महीने इंतज़ार करने के बाद भी जब माँ को कोई जवाब नहीं मिला, ना ही बेटी की कुछ खबर,
तो एक दिन अचानक लक्ष्मी बेटी से मिलने देहरादून पहुंच गई। वहां बेटी का बदला हुआ रूप उसे चौंका गया था। रिसेप्शन से किसी के उससे मिलने आने की खबर पाकर साधना फौरन नीचे पहुंची तो माँ को सामने खड़ा पाया। सीधी साधी कुर्ता सलवार पहनने वाली साधना को टाइट जीन्स व छोटी सी नाम मात्र की टी शर्ट पहने, साथ ही लंबे लहराते बालों को कटाकर छोटी सी पोनीटेल बांधी देखकर लक्ष्मी उसे ऊपर से नीचे देखती रह गई। माँ को यूं देख साधना थोड़ा झेपी, फिर माँ से लिपट गई। ऊपर अपने कमरे में ले जाते हुए इसे आजकल समय के साथ चलने की ज़रूरत बताकर साधना ने माँ को संतुष्ट करने की कोशिश की। लक्ष्मी को बेटी का यूं बदलना अच्छा नहीं लगा था। साधना अभी भी तरह तरह से खुद को सही साबित करने के लिए तर्क पर तर्क दिए जा रही थी। माँ बेटी को इत्मीनान से बात करने के लिए अकेला छोड़ रानू कुछ काम का बहाना बनाकर बाहर चली गई थी। उसके जाते ही लक्ष्मी साधना से बोली, बेटी तुम घर से बाहर पहली बार निकली हो, 10 तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। अपनी ज़रूरत पूरी करना अच्छा है और ज़रूरी भी है, पर फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। तुम अब कमाने लगी हो तो उसमें से कुछ बचत करने की आदत भी डालो। मॉडर्न होने में कोई बुराई नहीं है, पर याद रखो जिस्म की खूबसूरती उसे ढकने में है, ना कि उसकी नुमाइश करने में। यह रानू कैसी लड़की है? बहुत ही अच्छी है माँ। अमीर परिवार की है, पर घमंड जरा भी नहीं है। मेरी तो वह बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। और फिर साधना उसके परिवार के बारे में विस्तार से बताती रही। अच्छा, इतनी अमीर घर की होकर भी यहाँ क्यों नौकरी कर रही है? नौकरी तो वह अपने दम पर कुछ कमाने के लिए करती है, खाली बैठने से तो अच्छा ही है। फिर माँ, बड़े लोगों से दोस्ती करने में हर्ज ही क्या है? वास्तव में उसी ने मुझे यह ड्रेस सेंस दिया है। बेटा, यह सब उच्च वर्गीय अमीरों की चोचले हैं। जितना ज़्यादा पैसा उतने ही कम कपड़े। माँ उसे बीच में टोकती हुई बोली। ओ माँ, आप भी क्या बेकार की बातें ले बैठी। आजकल तो सभी लड़कियाँ ऐसे ही रहती हैं। साधना बुरा सा मुंह बनाकर बोली, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पर आप चाहती हैं कि मैं फिर वही पुरानी बहन जी टाइप बनकर ही रहूं, तो ठीक है। बेटा, मुझे गलत मत समझो। दुनिया चाहे कहीं पहुंच गई हो, पर औरत के लिए वह आज भी नहीं बदली है। तुमसे बस यही कहना है कि आगे कभी कोई गलत कदम ना उठा लेना। बहकाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, संभालने वाला कोई नहीं मिलता। रानू तो अमीर घराने की है, उनके रहन सहन, चाल चलन और हमारे में बहुत फ़र्क है। लक्ष्मी अपनी तरफ से बेटी को तरह तरह से समझा कर लौटती बस से वापस चली गई। साधना ने माँ की कुछ बातें समझी, कुछ को उनके पुराने ख्यालों की सोच समझकर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। उसकी ज़िंदगी उसकी मन मर्जी के अनुसार ही चलती रही। माँ के समझाने से इतना असर ज़रूर हुआ कि उसने कुछ पैसा घर भेजना व कुछ बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रानू ने उसे बताया कि लंदन से उसके बड़े भाई अजीत बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली आने वाले हैं। तब वो 2 दिनों के लिए उसके साथ मसूरी भी जाएंगे। उसने साधना से भी साथ चलने व घूमने के लिए कहा। अच्छा, माँ से पूछ कर बताऊंगी। साधना के सहज ढंग से कहने पर रानू खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या दूध पीती बच्ची हो जो ये सब बातें भी अब माँ से पूछ कर करोगी? कब तुम्हारी चिट्ठी वहाँ पहुँचेगी? कब वे जवाब देंगी? कोई फ़ोन तो है नहीं तुम्हारे घर। तब तक तो अजीत भैया सब काम निपटाकर वापस भी जा चुके होंगे। उसी के हंसी उड़ाने वाले अंदाज में हंसने से साधना झेप गई। नहीं तब भी ऑफिस से इतने दिनों की छुट्टी तो नहीं मिलेगी। उसने खुद का बचाव सा करते हुए कहा तो रानू चुटकी बजाते हुए बोली, उसकी तुम फिक्र मत करो, बॉस से मैं बात कर लूँगी। वे मेरी डैडी के बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। मैं कहूँगी तो मना नहीं करेंगे। आखिर मसूरी घूमने की इच्छा तो साधना की भी थी, सो रानू के जोर देने पर उसने भी साथ चलने की हामी भर दी। 2 दिनों बाद साधना ने अजीत को पहली बार उस 3 सितारा होटल में देखा था जहां उसने रानू व साधना को डिनर के लिए बुलाया था। किसी सीरियस बिजनेसमैन की जगह नौजवान अजीत को देख पहले तो वह उससे बातचीत में थोड़ा सकुचाती रही, पर उन दोनों के मधुर व्यवहार से वह प्रभावित हुए बिना ना रह सके। अनजाने ही वह उधर देखती खुद को अजीत के साथ डांस फ्लोर पर थिरकने की कल्पना कर उठी।
तभी साधना ने अजीत को अपने सामने खड़ा पाया, जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाए उसे ही देख रहा था। मैं आई प्लीज? पर मुझे डांस नहीं आता। वह एकदम से घबरा सी गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कोई बात नहीं, मेरे साथ आइए, अपने आप आ जाएगा, वह मुस्कुरा कर बोला। उसकी आवाज़ की कशिश व देखने का अंदाजा साधना को अंदर से कहीं कमज़ोर बना रहा था। तभी रानू ने भी उसे जाने के लिए कहा और लगभग ठेल सा ही दिया। अगले 2 घंटे साधना के लिए सपने की दुनिया में सैर करने के समान थे। माहौल का असर उस पर हावी होता जा रहा था। उसका दिल चाह रहा था काश यह संगीत कभी ना रुके और वह इसी तरह पूरी जिंदगी अजीत के साथ एक लय पर थिरकती उसके करीब बनी रहे। उसके जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू उसे मदहोश बना रही थी। वहां से लौटकर साधना अजीत के ख्यालों में ही खोई रही थी। अगले 2 दिनों का मसूरी ट्रिप भी उसके लिए कई यादगार लम्हे छोड़ गया था। अजीत के वापस जाने के बाद साधना को सब कुछ कितना खाली खाली सा लगता रहा था। रानू उसके मन की हालात समझ रही थी और अब गाहे बगाहे उसे अजीत का नाम ले लेकर छेड़ने से बाज नहीं आती थी। ऐसे मौक़ों पर साधना के लाख जुटलाने पर उसके लाल होते गाल उसके दिल की भावनाओं की चुगली कर जाते। अनजाने ही उसकी आंखों में अजीत जैसा जीवन साथी पाने का एक छोटा सा सपना पलने लगा था। अजीत अमीर है, स्मार्ट है, कितने ही बड़ों घरों से उसके लिए रिश्ते आते होंगे, ऐसे में वह तो कहीं भी नहीं ठहरती। किंतु अजीत के सामने आने पर उसकी आंखों में अपने लिए कुछ खास सा भाव देख वह फिर दिल के हाथों मजबूर हो उसकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करने लगती। इधर लक्ष्मी भी अब साधना के लिए लड़का ढूंढने लगी थी। हर 2 महीने बाद अजीत दिल्ली आता तो देहरादून जरूर जाता। तब अक्सर ही रानू व साधना के साथ कभी मसूरी, कभी सहस्त्रधारा आदि का प्रोग्राम बनाकर घूमने निकल जाता। वहाँ रानू कभी उन्हीं के साथ रहती, कभी अलग घूमने निकल जाती। तब केवल वे दोनों व उनकी तन्हाइयाँ ही रह जाती। पर अजीत ने कभी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, जिससे साधना का उस पर यकीन बढ़ता गया, साथ ही आपस में हंसी मजाक भी। आखिर जाने से 1 दिन पहले अजीत ने उससे अपने दिल की बात कह दी, मुझसे शादी करोगी? इतने दिनों से जो बात उसके ख्वाबों ख्यालों में मंडराती रहती थी, आज हकीकत में सुनकर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर साधना की पलकें झुक गई और होठों पर एक लज्जाई हुई मुस्कुराहट छा गई थी। कुछ तो कहो, उसने उसका चेहरा उठाते हुए पूछा। अच्छा माँ से बात करो, कहकर उसने सिग्नल दे दिया था। देहरादून से वापस लौटते ही साधना को माँ का भेजा पत्र मिला कि उन्होंने एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया है। केवल औपचारिक तौर पर वे लोग एक बार आमने सामने लड़की को देखना चाहते हैं, तभी वे शगुन की रस्म भी कर देंगे। सो अगली गाड़ी से वह घर आ जाए। माँ का पत्र पढ़कर साधना थोड़ा पसुपीस में पड़ गई। अब वह माँ को अपने दिल की बात कैसे बताए कि वह केवल अजीत को चाहती है, वह उसी से शादी करना चाहती है। माँ का पत्र अजीत व रानू ने भी पढ़ा। अजीत के चेहरे पर कई रंग आकर चले गए। कुछ सोचकर वह बोला, देख लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ तुम्हारी पसंद का देखा परखा तुम्हारा प्यार है, दूसरी तरफ एक अनजान परिवार जिसे न तुमने पहले देखा है न बिल्कुल जानती हो। बालिग हो, अपना फैसला खुद लेने का हक है तुम्हें। हम लोग यहीं कोर्ट में विवाह कर लेते हैं, बाद में माँ को बता देंगे। पर इस तरह शादी कर लेने से माँ को बहुत दुख होगा। हम दोनों बहनों के लिए उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं। साधना के संस्कार उसे माँ से बगावत करने से रोक रहे थे, पर अमीर अजीत से विवाह होने पर सुख सुविधा संपन्न जीवन यापन की चाह माँ के फैसले के उल्टे करने को उकसा रही थी। अजीत द्वारा कोर्ट मैरिज के लिए जोर देने पर उससे विवाह करने की दिली इच्छा होते हुए भी वह माँ को अंधेरे में रख कर यह विवाह नहीं करना चाहती थी। उसे वह ठीक नहीं समझ रही थी, पर विवाह तो करना चाहती थी, पर माँ की खुशी के साथ। आखिर सोच विचार कर एक बार माँ को मनाने की कोशिश करने के लिए वह अजीत व रानू के साथ अगले ही दिन माँ के पास जा पहुँची थी। वहाँ अजीत ने अपना परिचय देने के साथ ही साधना का हाथ भी मांग लिया तो वे इस प्रस्ताव से चौंक उठी थी। कहाँ तुम लोग और कहाँ हम, रिश्ता तो बराबरी वालों में ही अच्छा रहता है। आंटी, बराबरी केवल पैसों से ही थोड़ी ना होती है। मुझे आपकी बेटी बेहद पसंद है, आप फिक्र ना करें। हमें कोई दान दहेज नहीं चाहिए,
बस अपनी बेटी 3 कपड़ों में विदा कर दीजिएगा, अजीत ने अपील की। पर तुम्हारे माता पिता भी आ जाते तभी बात पक्की करते, वे असमंजस में पड़कर बोली। इतने बड़े घर से बेटी का रिश्ता मांगा जाता देख वे थोड़ी हतप्रभ थीं। साथ ही उन्हें खुशी भी थी कि बेटी इतने बड़े संपन्न घर जाकर चैन से जिंदगी बसर करेगी। हमारी मॉम तो अब रही नहीं, हाँ डैडी हैं, पर वे इस समय बिजनेस के सिलसिले में गए हुए हैं, सो उनका आना तो फिलहाल संभव नहीं है। अपने डैडी से मैं खुद साधना को मिलाने ले जाऊंगा, तभी शादी का रिसेप्शन दिया जाएगा। अभी तो बस आप इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं साधना से कोर्ट मैरिज कर सकूं, क्योंकि 2 दिनों बाद ही मुझे भी बिजनेस की कई मीटिंग अटेंड करने फ्रांस जाना है और फिर शायद जल्दी आना नहीं हो पाएगा। पर इतनी जल्दी साधना का पासपोर्ट वगैरह कैसे बन पाएगा? लक्ष्मी के मुंह से निकला। वह मैं अरेंज कर दूंगा, मेरी जान पहचान है, अजीत ने कहा तो लक्ष्मी को फिर इस रिश्ते के लिए ना कहने की कोई वजह ही नहीं दिखी। उसे सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। लक्ष्मी अपने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की रस्में पूरी करना चाहती थी, पर पैसे व समय की दोनों की बचत करने पर जोर देकर अजीत कोर्ट मैरिज करने के फैसले पर ही अड़ा रहा और 2-4 जान पहचान वालों की मौजूदगी में उन लोगों ने एक हस्ताक्षर करके विवाह की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। क्या जो हसीन सपना साधना देख रही थी वाकई पूरी होने वाले थे, या कुछ ऐसा होने वाला था जो कोई सोच भी नहीं सकता था? साधना को होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसके एक हाथ में टेप से चिपकी हुई सुई लगी थी और ग्लूकोज चढ़ रहा था। उसने धीरे से आंखें खोलकर एक नज़र आसपास डाली, पर कमजोरी के कारण फिर आंखें बंद कर ली। कुछ पल तो उसे यह समझने में ही लग गए कि वह वहाँ कैसे आई। जरूर सुबह मजदूरों ने उसे बेहोश पाकर यहाँ हॉस्पिटल में लाकर भर्ती करा दिया होगा। तभी एक नर्स आकर उसका ब्लड प्रेशर नापने लगी तो उसकी आंखें खुल गई। नर्स के साथ ही एक डॉक्टर भी थे जो उसे होश में आया देख पूछ रहे थे, होश आ गया आपको? अब कैसा फील कर रही हैं? काफ़ी ठीक लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आई? आप 2 दिनों से बेहोश पड़ी हैं। उसका बीपी चेक करते नर्स ने बताया तो वह चौंक पड़ी। 2 दिनों से? जी हाँ, 2 दिनों से। इसी बीच डॉक्टर उसकी रिपोर्ट भी पढ़ते रहे। पर मुझे यहाँ लाया कौन? वह कमजोरी सी आवाज़ में पूछ बैठी थी। वह तो भला हो कमलेश अंकल का, जो आपको कचरे के ढेर के पास से उठा कर लाए थे, वरना कुछ भी हो सकता था। उसकी बाह पर से बीपी इंस्ट्रूमेंट की पट्टी खोलते नर्स बोली। कमलेश अंकल कौन है? कहाँ हैं? वह पूरी बात जानना चाह रही थी। हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के चीफ हैं, अभी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब के साथ हैं, आते ही होंगे। नर्स उसे बताकर अगले मरीज के पास पहुंच गई। थोड़ी देर बाद ही 50 वर्षीय कमलेश अंकल ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसके पास आए। उसे होश में आया देख उन्होंने राहत की सांस ली। शुक्र है तुम्हें होश तो आया। अब तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं पा रही। उन्हें देखते ही साधना बोल उठी। बेटा शुक्रिया मेरा नहीं, समय का अदा करो। हम तो समय पर पहुंच गए थे। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ बनकर आए हैं। अच्छा छोड़ो, यह बताओ तुम वहाँ कचरे के ढेर के पास कैसे पहुंच गए? अपने घर का पता दो तो तुम्हारे माता पिता को सूचना दूं। परेशान हो रहे होंगे वे लोग। यह तो कहो कि मेरा घर वहीं पास में ही है। अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके मैं वहाँ से गुजर रहा था, तब तुम्हारे करहाने की आवाज़ सुनी व बदन में हरकत देखी तो फौरन यहाँ ले आया। साधना को समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी पर वह इतना यकीन कैसे करे। एक बार धोखा खा चुकी थी, अब दोबारा नहीं खाना चाहती थी, पर उसके सामने कोई चारा नहीं था। फिर कमलेश अंकल तो नेक बंदे लग रहे थे, वरना आजकल की स्वार्थी दुनिया में जहाँ लोग अपनों की मदद करने में हिचकते हैं, उस जैसी अनजान लड़की के लिए इतनी जहमत हरगिज़ नहीं उठाते। सो उसने संक्षेप में कमलेश अंकल को सब कुछ सच सच बता दिया। वहाँ से भागते हुए वह तो उस बिल्डिंग के अंदर पहुँचते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। शायद उसे मरा हुआ समझकर पुलिस की झंझटों से बचने के लिए थोड़ी ही दूर पर बने कचरे के डलाव के पास डाल दिया होगा। साधना के साथ घटी पूरी दास्तान सुनकर कमलेश अंकल फिक्रमंद हो गए थे। उसकी तबीयत थोड़ी संभल जाने पर हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर उसे अपने साथ अपने घर ले गए, जहाँ उनकी पत्नी अर्चना वह बेटी रूबी थी। उन्हें पहले ही संक्षेप में सब कुछ बताकर उन्होंने साधना को भारत वापस लौटने तक
अपने साथ ही रखने का मशवरा कर लिया था। सो घर में सबने उसे हाथों हाथ लिया, जरा भी परायपन का एहसास नहीं होने दिया। जान पहचान वालों से उसे अपना दूर का रिश्तेदार बता दिया था। अगले दिन कमलेश अंकल ने साधना की तरफ से अजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन जमा करवा दिया था। साथ ही पूरे घटनाक्रम की एक प्रति भारतीय दूतावास को भी भेज दी। अब साधना को अपनी माँ व बहन की फिक्र सताने लगी, कहीं अजीत के गुंडे उन्हें वहाँ परेशान ना करें। पर चोरों के पैर ही कहाँ होते हैं, वहाँ जाने की उनकी शायद ही हिम्मत होती। माँ तो सोच रही होंगी बेटी फ्रांस में आराम से अपने पति के साथ है और वह यहाँ पर। उन्हें हकीकत से दो चार कराना भी बहुत ज़रूरी था। सो उसने विस्तार में ना जाकर संक्षेप में केवल अपनी सलामती, अजीत की असलियत व अपने सऊदी अरब में कमलेश अंकल के परिवार के साथ रहने की पूरी खबर के साथ ही उनका पता व बाकी बाद में आकर बताने के लिए लिखकर पत्र भेज दिया था। रहने के लिए उसे कमलेश अंकल ने छत दी थी। साधना अपना खर्च भी उन्हीं के ऊपर नहीं थोपना चाहती थी। सो उसकी बहुत अपील करने पर कमलेश अंकल ने एक सीनियर डॉक्टर की सिफारिश लेकर उसे हॉस्पिटल में ही स्टोर कीपर की नौकरी दिलवा दी, जिससे उसकी आर्थिक समस्या कुछ हद तक सुलझ गई थी। बीच बीच में वह भारतीय दूतावास से संपर्क करके अपने पासपोर्ट आदि के बारे में पता करती रहती थी। दूतावास ने अपने लेवल पर इस पूरी घटना की छानबीन करवानी शुरू कर दी थी। रूबी से, जो लगभग उसी की हम उम्र थी, साधना की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे की हमराज बन गए। साधना को जानती देर नहीं लगी कि वह एक युवक से बेइंतहा प्यार करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। उसकी यह बात सुनकर साधना पूछ बैठी, तो मुश्किल क्या है? जब तुम्हारी जाति बिरादरी एक है तो कमलेश अंकल मान ही जाएंगे। नहीं साधना, वे कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मेरी शादी रोहित से तय कर दी थी और वे अपनी जबान के बेहद पक्के हैं। पर मुझे वह रोहित एक आंख नहीं भाता। मेरा कमल उससे कहीं ज़्यादा हसीन और अमीर है। देखो रूबी, जहाँ तक मैं कमलेश अंकल को समझी हूँ, वे बहुत ही रहमदिल इंसान हैं। जब तुम जानती ही हो कि अपनी जबान के वे पक्के हैं तो गलत रास्ते पर बढ़ ही क्यों रही हो? रोहित से तुम्हारी शादी उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही तय की होगी। खूबसूरत केवल तन की ही नहीं, मन की भी होती है। हो सकता है जो उन्होंने देखा हो वह तुम नहीं देख पा रही हो। आखिर वे तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारा बुरा थोड़े ही चाहेंगे। साधना उसे समझाती हुए बोली। क्यों, मैं क्या नन्ही बच्ची हूँ? अब मैं भी बालिग हूँ और हमें अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा हक है। पापा अगर जिद करेंगे तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। बगावत कर दूंगी या घर से भागकर उससे विवाह कर लूंगी। उसे जुनून की हद तक कमल की दीवानी देखकर साधना मन ही मन परेशान हो उठी, पर उसे डांटती हुई बोली, मोहब्बत का मतलब भी समझती हो? मोहब्बत ऊपर उठना सिखाती है, ना कि नीचे गिरना। खबरदार, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पहले उन्हें सब कुछ सच सच बताओ और राजी करने की कोशिश करो। जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, घर से भागकर उनके मुंह पर कालिक पोते तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आएगी? कितने दिनों से जानती हो उसे? लगभग साल भर से। वह बहुत शरीफ लड़का है। करता क्या है? साधना ने उसे और कुरेदते हुए पूछा। कई कोठियाँ हैं कनाडा, पेरिस आदि में। यहाँ भी 2 कोठियाँ हैं, उनका किराया ही काफ़ी आ जाता है। मैंने बताया ना, कमल बहुत रईस है, कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर महीने जमा होने वाले किराए का ब्याज ही काफ़ी हो जाता है। वह गर्व से बोली। यानी निठल्ला है कमल, बाप दादाओं के पैसे पर ही ऐश कर रहा है, अपना कोई काम धाम नहीं है। रहने दो साधना, अब आप भी माँ की ज़बान मत बोलो। एक बार मैंने अपनी एक सहेली को आड़ में लेकर इस बारे में माँ से बात की थी, तब वे भी कुछ ऐसे ही बोली थी। रूबी रूठते हुए बोली। तो साधना उसे मनाती सी बोल उठी। अच्छा लाडो रानी, हमें दिखाओ तो कौन है वह, कैसा है? अच्छा लगा तो मैं खुद कमलेश अंकल से बात करने की कोशिश करूँगी, लेकिन यह घर से भागने वागने की बात तुम अपने जहन से बिल्कुल ही निकाल दो। ठीक है मंजूर, पर मेरे पास उसका कोई फ़ोटो तो है नहीं। हाँ, आपको उससे मिलवा सकती हूँ, रूबी खुश होकर बोली। साधना ने उससे कमलेश अंकल से बात करने के लिए कह तो दिया,
पर वह समझ रही थी कि यह सब कितना मुश्किल होगा। अपनी दी हुई ज़बान से पलटना उनके लिए मौत से कम तकलीफ देह ना होगा। पर बेटी रूबी को भी वह इस राह पर बढ़ने से कैसे रोके? रूबी तो अभी नादान है, उम्र के इस पड़ाव पर है जब मन अपने ही ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता है। उसमें किसी की दखलंदाजी उसे नागवार गुजरती है। दुनिया की ऊंच नीच से अनजान रूबी को कमल पर पूरा भरोसा था। क्या पता वह रोहित से बेहतर जीवन साथी ही साबित हो। पर कमलेश अंकल की दी हुई जुबान, एक बार वह कमल से मिलकर उसे पूरी हालत बताकर रूबी को समझाने के लिए अपील तो कर ही सकती है। पर शायद कमल ही मान जाए और पीछे हट जाए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी। फिर वह रूबी को भी समझा बुझाकर कमलेश अंकल की पसंद से ही विवाह करने के लिए राजी कर लेगी। पर कमल उसकी बात मानेगा ही क्यों? जिस परिवार ने विषम परिस्थितियों में उसे सहारा दिया, उसकी इज्जत बनाए रखना अब उसकी जिम्मेदारी हो गई थी। किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए पहले कमल से मिलना जरूरी था। अगले 2 दिनों बाद ही रूबी ने साधना को बताया कि कल वह उसे कमल से मिलाने ले चलेगी। कोई फ़ोन तो आया नहीं, मिलने का प्रोग्राम कैसे तय किया? बात की तह तक जाने के लिए साधना उत्सुक थे। हमारी काम वाली आशा ना, उसी की कोठी के पास एक गली में रहती है। जब हमें मिलना होता है, आशा के हाथ ही एक कागज पर जगह व समय लिखकर भेज देते हैं। रूबी भेद भरी आवाज में उसे अपना राजदार बनाती बोली। ओ, सब कुछ जानकर साधना हैरान रह गई कि आशा भी इसमें एक कड़ी का काम कर रही थी। अगले दिन वे दोनों बाजार तक जाने के लिए कहकर तय जगह व समय से थोड़ा पहले पार्क में पहुंच गई। पहले दूर से ही बिना उसे बताए कमल को देखने परखने, फिर अपनी राय देने के लिए रूबी को समझाकर साधना कुछ ही दूर पड़ी दूसरी बेंच पर बैठ गई। उन्हें बैठे हुए 10 मिनट ही हुए थे। जब वह रूबी की तरफ देख रही थी, तभी उसकी साइड से एक युवक निकलकर रूबी की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। शायद यही कमल था, क्योंकि उसे देखते ही रूबी का चेहरा फूल सा खिल उठा था। पर अभी वह उसकी पीठ ही देख पा रही थी। उसके रहने का ढंग उसकी अमीरी बयां कर रही थी। रूबी को हेलो कहता कमल जैसे ही उसके बगल में बैठा, उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही साधना बुरी तरह चौंक पड़ी, क्योंकि कमल के भेष में अजीत उसके सामने एक लाल मखमली डब्बी खोलकर मुस्कुराते हुए रूबी को कुछ तोहफा दे रहा था। साधना का दिल चाहा कि अभी जाकर रूबी को उसकी असलियत बताकर उसे वहां से उठा लाए, पर उठते उठते ठिठक कर वह फिर बैठ गई। उसके पास कमल के ही अजीत होने का क्या सबूत था? इस तरह उसके कहने मात्र से रूबी उस पर भला क्यों यकीन करेगी? रूबी मानेगी नहीं और अजीत भी चौकन्ना हो जाएगा। शहर से गायब भी हो सकता है या उसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। रूबी पर तो उसने अपनी अमीरी व प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा रखा है जिस पर दूसरा रंग चढ़ना आसान न था। मगर अब साधना को जल्द ही इसका कोई हल निकालना ही था, वरना रूबी की जिंदगी बर्बाद होती देर नहीं लगती। उसे याद आ रहा था जब मसूरी में अजीत उसे मिलता था तो इसी तरह अमीरी के दिखावे के साथ साथ बड़ी शराफत व नफासत के साथ उससे पेश आता था। उसमें कोई छिछोरापन ना पाकर साधना धीरे धीरे उसकी हर बात पर खुद से ज़्यादा यकीन करने लगी थी। यदि तब कोई उसे अजीत की असलियत बताता तो शायद वह भी उस पर यकीन नहीं करती। यहाँ तो रूबी उसके कहने का उल्टा अर्थ ही निकाल सकती थी। उसके पिता के एहसानों तले दबे होने से ही वह कमल को उसकी नज़रों में गिराकर रोहित से उसका विवाह कराना चाहती है। अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए साधना के पास कोई पुख्ता सबूत भी तो नहीं था, कोई फ़ोटो तक नहीं थी। फ़ोटो से उसे ध्यान आया, यहाँ भले ही उसके फ़ोटो ना हो, पर शादी के समय माँ ने किसी से उन दोनों के कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए थे, वहाँ से तो मिल ही सकते थे। यही सब सोचते सोचते उधेड़ बुन में फंसी साधना को पता ही नहीं चला कि कैसे आधा घंटा निकल गया। उसने पलटकर रूबी की तरफ देखा, तब तक कमल जा चुका था और रूबी उसी की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। दूर से ही लाल डब्बी दिखाती आ रही रूबी ने पास आकर डब्बी खोलकर डायमंड रिंग उसे दिखाते हुए बड़ी उम्मीद से उससे पूछा, आपने उन्हें देखा? कैसे लगे? हाँ, सूरत तो ठीक ठाक ही है, अभी सीरत परखनी बाकी है, एक बार और मिलना पड़ेगा। उसकी बात का गुलमुल जवाब देती साधना उसे असलियत भी तो नहीं समझा सकती थी। एक जरूरी काम याद आने का बहाना करके उसने रूबी को घर भेज दिया
और खुद हेड पोस्ट ऑफिस पहुंचकर जल्दी से जल्दी लौटती डाक से अपनी शादी के फोटोग्राफ्स भेजने के लिए माँ को एक पत्र लिखकर वहीं पोस्ट कर दिया। पता अपने हॉस्पिटल का दे दिया था। पत्र का जवाब आने से कम 8-10 दिन तो लगने ही थे। वहाँ से निकलकर भारतीय दूतावास के ऑफिस पहुंची, जहां उसने अपना पासपोर्ट व वीज़ा बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी। भारतीय दूतावास ने भारत में विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी थी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी थी। भारतीय दूतावास के अधिकारियों के लिए यह काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, क्योंकि साधना के अनुसार उसका पासपोर्ट, वीज़ा आदि 2 दिनों के अंदर ही तैयार हो गया था, जबकि संवैधानिक तरीके से पूरी प्रक्रिया में कम से कम 20 दिनों का समय लगता ही है। इसका मतलब उसने कहीं से नकली पासपोर्ट बनवा कर पूरी यात्रा की थी, और वे दोनों कहीं पकड़े भी तो नहीं गए। यानी कुछ बड़े अधिकारी भी इस घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल थे। फर्जी पासपोर्ट की कुछ शिकायतें पहले भी आ चुकी थी, पर कोई पुख्ता सबूत न होने से मामला लटका रहा। परंतु इस बार साधना की तरफ से रिपोर्ट कराते ही पूरा मामला हरकत में आ गया था। भारत में विदेश मंत्रालय को इस घोटाले की लिखित खबर मिलने पर सीबीआई को जांच सौंप दी गई। उसने तुरंत ही देहरादून स्थित उस ऑफिस के बारे में छानबीन शुरू कर दी। साधना की मां से मिलकर भी सीबीआई को अपनी तफ्तीश पे काफ़ी जानकारी मिल गई थी। शादी पर खींचे गए फोटोज से उन्हें अजीत की फ़ोटो मिल गई। भारत में काफ़ी जानकारी इकट्ठा करके सीबीआई ने संबंधित अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट भेज दी थी, जो काउंसिलेंट को स्थानांतरित कर दी गई थी। वहाँ की पुलिस ने इसकी मदद से रेड अलर्ट घोषित करते हुए अजीत की फ़ोटो सब थानों में भेज दी थी, ताकि उसे पहचानने व पकड़ने में मदद मिल सके। इस केस की जांच कर रहे अधिकारी को जब साधना ने अजीत की फ़ोटो 8-10 दिनों में भारत से आ जाने की जानकारी दी, तो उसे चकित करते हुए उन्होंने पहले ही सीबीआई द्वारा भेजी जा चुकी तस्वीर उसके हाथ पर रख दी। इतनी तेज़ी से इंक्वायरी होते देख उसे काफ़ी तसल्ली हो गई थी। तभी उसने अजीत के पकड़े जा सकने की उम्मीद का जिक्र भी कर दिया। रूबी का नाम बीच में लाए बिना उसने बताया कि घर के काम करने वाली आशा के साथ उसने अजीत को बाजार में देखा था। वह अजीत के सामने पढ़ना नहीं चाहती थी, सो उस समय कुछ नहीं बोली। पर आशा का पता वह कल तक उन्हें दे ही देगी। उसे अजीत का ठौर ठिकाना मिल सकता है। साधना को साथ ले जाकर उन लोगों ने वह भव्य इमारत भी खोज निकाली थी, जहां अजीत उसे छोड़ कर गया था। बिल्डिंग की शिनाख्त करा के वहां खुफिया पुलिस के आदमी सादी ड्रेस में तैनात कर दिए गए थे, जो उस बंगले में हर आने जाने वाले व्यक्ति की निगरानी करते थे। घर आकर साधना ने बातों ही बातों में आशा से उसके घर का पता जान लिया था, जो उसने फौरन अधिकारियों तक पहुंचा दिया और उसके घर की निगरानी भी शुरू हो गई। साधना ने रूबी को बिना कुछ बताए उसकी तरफ से आशा की मार्फत कमल के पास अगले दिन उसी पार्क में आने के लिए मैसेज भिजवा दिया। घर पहुंचकर आशा मैसेज का पुर्जा अजीत को देने के लिए जैसे ही घर से निकली, साधना सादे कपड़ों की पुलिस के साथ उसके पीछे चल पड़ी। गली से निकलकर वह मकान के सामने जाकर रुकी और दरवाजे की घंटी दबा दी। दरवाज़ा अजीत ने ही खोला था। आशा को देखते ही उसे अंदर करके दरवाज़ा फिर बंद हो गया। साधना से उसी के अजीत होने की शिनाख्त कर पुलिस वालों ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही आशा ने वापस जाने के लिए कदम बाहर रखा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कुछ पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए। पुलिस को देखकर अजीत ने भागने की कोशिश की, किंतु जल्द ही उसे भी गिरफ्त में ले लिया गया। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। अगले दिन के अखबार के मुख्य पृष्ठ की सुर्खियों में यही खबर उन लोगों की फोटो सहित छपी। तब साधना रूबी के सामने अखबार रखती हुई बोली, अब देख रूबी, यह है तुम्हारे कमल उर्फ मेरे अजीत की असलियत। मैंने कहा था ना, अभी सीरत परखनी बाकी है। पूरी खबर पढ़कर रूबी पागल सी बैठी रह गई थी। वह कमल को क्या समझती रही और वह क्या निकला। कहीं वह उसकी बातों में आकर घर से भाग गई होती तो। अपना संभावित हश्र सोचकर वह मन ही मन कांप उठी। एकाएक उसने झुककर साधना के पैर पकड़ लिए। आंसू भरी आंखों से साधना को देखती लरजती आवाज में बोली, प्लीज़ अब घर में किसी को कुछ नहीं बताइएगा। पागल हुई है? एक झिड़की देती साधना ने उसे उठाकर अपने पास बैठा लिया। आप उसे पहले दिन ही पहचान गई थी ना, तभी क्यों नहीं बता दिया?
क्या तब तुम मेरी बात का यकीन करती? उल्टे उसी से सवाल करती। साधना बोली। शायद नहीं, कुछ सोचती सी रूबी बोली। बस इसीलिए नहीं बताया, तब मेरे पास कोई सबूत नहीं था, पर आज मैं तुम्हें उसी के अजीत होने का सबूत दिखा सकती हूँ, कहकर साधना ने पिछले दिन ही पहुँचे अपनी शादी के फोटोग्राफ्स उसे दिखाए और गौर से चेहरा देखती पूछ बैठी, मेरे ख्याल में अब तुम्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि रोहित के बारे में तुम्हें क्या फ़ैसला लेना है। बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मेरी आँख खुल गई है। इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने पर पूरा शहर अंदर तक हिल गया था। दोषी व्यक्तियों को सस्पेंड कर देने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। इस बीच साधना के पासपोर्ट व वीज़ा आदि तैयार हो गए। आखिर एक दिन कमलेश अंकल के परिवार से विदाई लेकर वापस इंडिया के लिए आसमान में उड़ चली। साधना ने शीशे से झांक कर आखिरी नज़र नीचे डाली तो नीचे फैले विशाल समुद्र का अंतहीन रेतीला तट सूरज की किरणों में चांदी की चादर सा चमकता नजर आ रहा था। पर आज वह भ्रमित नहीं हुई, क्योंकि वह इसको खुद परख चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।